नमस्ते 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज की हमारी पोइम सेकंड पतंग आलोक धनवा जी द्वारा लिखित। पतंग कविता आलोक धनवा जी द्वारा लिखित। दुनिया रोज बनती है एकमात्र उनका काव्य संग्रह। काव्य संग्रह अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसमें कई कविताओं का एक साथ संग्रह किया गया है। उस काव्य संग्रह में से दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह में से कविता ली गई है पतंग। पतंग कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए छोटे छोटे बच्चों की पतंग उड़ाना और उनकी उमंग, उनकी इच्छाओं का वर्णन किया है कवि ने पतंग कविता में। वर्षा ऋतु के बाद जो सर्द ऋतु आती है, सर्द ऋतु के सुहावने मौसम का जिक्र किया है आलोक धनवा जी ने। पोइम को हम पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। आलोक धनवा जी कहते हैं सबसे तेज बौछारे, सावन का महीना, गई चली गई हैं, भादो गया, भादो का महीना भी चला गया है। हिंदू महीनों में सावन, भादो, आस्योज, कार्तिक, आस्योज और कार्तिक माह से सर्द ऋतु का आगमन हो जाता है। सावन और भादो के जाने के बाद सवेरा हुआ। सवेरा हुआ अर्थात इस मौसम में जो काली घटाएं छाई रहती थी, काला मौसम रहता था, अब वो मौसम वर्षा का चला गया है और सवेरा हो गया है। इस पोइम में प्रतीक और बिंब विधान और प्रतीक विधान पोइम है। हमने यहाँ पर पढ़ा तेज बौछारे गई, यहाँ पर दृश्य बिंब है, बिंब में दृश्य बिंब है और दृश्य में भी गतिशील बिंब है। दृश्य भी दो प्रकार का बिंब होता है, स्थिर बिंब और गतिशील बिंब। जब कोई चीज स्थिर हमें दिखाई दे वहां पर स्थिर दृश्य बिंब होता है, और जब हमारी कल्पना में कोई गतिशील दृश्य बने, जैसे कि वर्षा एक गतिशील दृश्य है, वहां पर गतिशील दृश्य बिंब। इससे पहले हम बिंब और प्रतीक के विषय में एक बार जान लेते हैं। बिंब का अर्थ होता है छवि या चित्र। प्रतीक का अर्थ होता है अवयव या चिन्ह। बिंब कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वाक्य पढ़ने से पाठकों के सामने छवि आ जाए, दृश्य बन जाए। छवि सुनने से संबंधित हो सकती है, दिखाई पड़ने से संबंधित हो सकती है, महसूस करने से संबंधित हो सकती है, वो बिंब कहलाते हैं। जैसे अब भी हमने यहाँ पर पढ़ा कि तेज बौछारे गई भादो गया। वर्षा का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक वर्षा की इमेज बन गई, वर्षा से संबंधित, बारिश की। उसी दृश्य को बिंब कहा जाता है, और वो बिंब कौन सा बना? दृश्य बिंब, दिखाई देने से संबंधित। और प्रतीक होता है प्रस्तुत वस्तु जब किसी दूसरी बात की तरफ संकेत करे या दूसरी बात का अवयव या चिन्ह बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भारतीय तिरंगा की बात करते हैं, जो हमारा तिरंगा झंडा है,
वो प्रतीक है हमारे सम्मान और गौरव का। तिरंगा प्रतीक बना हुआ है सम्मान गौरव का। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में हंस जो पक्षी है वो प्रतीक बना हुआ है आत्मा का। अर्थात प्रस्तुत वस्तु से किसी दूसरी वस्तु की तरफ संकेत किया जाए, किसी दूसरी बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करवाया जाए, वो प्रतीक कहलाते हैं। और बिंब जो प्रस्तुत वस्तु दी हुई है उसकी छवि हमारे मानसिक पटल पर महसूस होने, सुनाई देने, दिखाई पड़ने से संबंधित पाठक जब कल्पनाएं करने लग जाए वो बिंब है। और प्रतीक इस हमारी पोइम में प्रतीक और बिंब दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा जो हुआ है वो किसके जैसा है? सवेरे की तुलना यहाँ पर खरगोश की लाल आंखों के साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। काव्य सौंदर्य का भी साथ विशेष ध्यान रखेंगे। सर्द आया पुलों को पार करते हुए। पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। मनुष्य का काम होता है पुलों को पार करते हुए आना, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। साइकिल चलाना भी मनुष्य का काम है। और यहाँ पर कौन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? शरद ऋतु। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है कि वो तेज साइकिल चलाते हुए आ रहा है। अर्थात सावन भादों के बाद शरद ऋतु तेजी के साथ आ रही है। और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है शांत रस और प्रसाद गुण। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शरद ऋतु तेज साइकिल चलाते हुए तो आ ही रहा है, साथ में घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। सूर्य की जो तेज चमक है सर्दी के मौसम में बड़ी सुहावनी जो लगती है, ऐसा लग रहा है जैसे चमकीले इशारे करके शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अर्थात शरद ऋतु चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को अपनी तरफ बुला रहा है। अर्थात शरद ऋतु आते ही बच्चों का मन जो सुनहरी सी धूप निकली हुई है उसमें जाने का मन कर रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश। और घंटी बजाने की आवाज आई। अब देखें, घंटी हमें यहाँ सुनाई नहीं दे रही है घंटी बजती हुई, लेकिन हम साइकिल की घंटी की आवाज को महसूस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर श्रव्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और सावन भादों की काली घटाओं के बाद आकाश भी इतना साफ सुथरा मुलायम बन चुका है कि पतंग उड़ाने में अब कोई वर्षा ऋतु की उन्हें समस्या नहीं है। अच्छा मौसम है, पतंग अच्छे से उड़ाई जा सकती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कवि ने पतंग को माना है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, पतला कागज पतंग का कागज उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, जो पतंग के साथ एक बांस की डंडी लगी हुई है, पतली कमानी, वो आसमान में उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आसमान में उड़ते हुए पतंग तितलियों की भांति लगेंगे।
यहाँ कवि क्या कह रहा है कि शुरू उसके सीटियां, किलकारियां, बच्चों की सीटी बजाने की आवाज, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज खुशी से, और तितलियों की नाजुक दुनिया। तितली यहाँ पर विशेष अर्थ में, प्रतीकात्मक रूप में बच्चों के लिए प्रयोग किया जाएगा कि उनकी नाजुक दुनिया जो है वो शुरू हो सके। बच्चे शरद ऋतु के आगमन से आसमान में पतंग उड़ाते हुए दिखाई दे, आसमान में पतंग उड़ती हुई दिखाई दे हर ओर। इसका प्रसंग इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग में से अवतरित है। इसके कवि श्री आलोक धनवा जी हैं। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का कवि ने सुंदर चित्रण किया है। आगे है इसका पहली पंक्ति में हम भाव बताएंगे। कविता में जो हमने पढ़ा, कवि ने बच्चों की इच्छाओं, क्रियाकलापों व प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। प्रकृति के साथ साथ बच्चों की क्रियाकलापों का वर्णन किया है। शरद ऋतु का मानवीकरण है। अनुप्रास, सभावोक्ति। भावोक्ति अलंकार जब कवि किसी की प्रकृति और स्वभाव का सच्चा वर्णन करे जिसमें कोई आशंका की संभावना शेष ना रहे। जैसे कि कवि ने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों के स्वभाव से ऐसा कहना उपयुक्त रहेगा कि प्रत्येक बच्चा खेल कूद की तरफ दौड़ता है, क्योंकि ये चीजें बच्चे के स्वभाव में है। पदमैत्री, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमालंकार, गतिशील दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्दों का प्रयोग, खड़ी बोली, मुक्तक छंद। अगला पद्यांश पढ़ते हैं। सभी पद्यांश का प्रसंग और काव्य सौंदर्य आपने इसी प्रकार करना है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। एक और प्रतीक आ गया यहाँ पर। कपास प्रतीक है कोमलता का, निश्चलता का, कि जिस प्रकार सफेद रंग की कपास होती है वैसे ही बच्चों का मन भी बिल्कुल सफेद निश्चल। कपास कोमल होती है, वैसे ही बच्चे भी कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब बच्चे तेज गति से दौड़ रहे हैं तो कवि को लगता है कि पृथ्वी घूमती हुई आ रही है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी उन्हें स्पर्श करना चाहती है। यहाँ पर स्पर्श बिंब है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध कोई होश नहीं है उन्हें, किस प्रकार कहाँ दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ केवल ध्यान उनका अपनी पतंग की तरफ। छतों को भी नरम बनाते हुए, जो छत कठोर हैं, उन कठोर छतों से भी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उनके लिए नरम हो गई हैं, उन पर दौड़ रहे हैं बेसुध। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर। दिशाओं को मृदंग की तरह, ढोल की भांति एक वाद्य यंत्र, ऐसे लगता है, उपमा अलंकार है यहाँ, ऐसा लगता है जैसे दिशाओं से मृदंग बजाने की आवाज आ रही है जब वे पेंग भरना। पेंग भरना का अर्थ होता है एक ओर से दूसरी ओर आना तेज रफ्तार में। जब झूला लेते हैं तब एक तरफ से इतना जोर लगाना कि दूसरी तरफ
झूला जो है बड़ी तेज गति से जाए। वैसे ही बच्चे तेज गति के साथ दौड़ते हुए चल रहे हैं डाल की तरह। जिस प्रकार लचीली गति के साथ डाल तरफ से दूसरी तरफ जाती है, वैसे ही बच्चे भी एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। उनकी जो आवाज़ें हैं, पैरों की जो आवाज़ें आ रही हैं, वो ऐसे लगता है जैसे दिशाएं मृदंग बजा रही हैं। इसमें कवि ने बच्चों की कोमलता, निश्चलता का वर्णन किया है। बच्चे पतंग उड़ाते हुए सब कुछ भूल चुके हैं। छतें जो कठोर हैं वे भी उन्हें नरम महसूस हो रही हैं। उनकी आवाज़ें, उनके पैरों की आवाज़ें ऐसे लग रहा है जैसे दिशाएं मृदंग बजा रही हैं। छतों के खतरनाक किनारों से उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहते हैं कि छतों पर पतंग उड़ाते हुए बच्चे घूमते हैं और कभी कभार वो गिरने को भी हो जाते हैं, परंतु गिरने से उन्हें कौन बचाता है? सिर्फ उनके ही रोमांचित खुशी की अधिक उत्तेजना, और उस उत्तेजना के कारण उनके शरीर में एक संगीत उत्पन्न हुआ है। वो संगीत है खुशी का संगीत, उनका दौड़ने का संगीत, उनका पतंग उड़ाने का संगीत। जब वो गिरने को, अपने आप को गिरने से बचा लेते हैं तो उनको उनके रोमांचित शरीर का संगीत बचाता है। उनकी जो उत्तेजना है पतंग उड़ाने के प्रति, वो उन्हें गिरने से बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। ऐसा लगता है मानो पतंग की जो ऊंचाई है वो दिल धड़का देने वाली है। इतनी ऊंची पतंग गई हुई है और वो ऊंचाइयां उन बच्चों को महज एक धागे के सहारे बांधे रखती है, उन्हें अपने साथ जोड़े रखी हुई है केवल एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। वे कौन? बच्चे भी अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र छिद्र, हमारे जो रोंगटे, जब उत्तेजना अधिक बढ़ती है खुशी की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों के भी उन पतंग को देखते हुए, उस ऊंचाई को देखते हुए बच्चे अधिक रोमांचित है, बहुत खुश हैं। उनके ऐसा लग रहा है पतंग के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि ने यहाँ पर बच्चे को जो नहीं गिरने देता वो है उन बच्चों का रोमांचित शरीर का संगीत। और बच्चे इतने रोमांचित हैं कि पतंग के साथ साथ ऐसा लगता है मानो वो भी उड़ रहे हैं। जब कभी वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कवि कहते हैं कभी कभार जब छत के खतरनाक किनारों से गिरने को हो जाते हैं और गिरते गिरते बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे रंग के
सूरज के सामने आते हैं। ऋतु का समय है, सूरज भी सुहावना, सूरज की जो धूप है वो सुहावनी लगती है, तो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि को ऐसा लगता है कि पृथ्वी अब और भी तेज होकर बच्चों के पैरों के पास आ रही है, घूमती हुई बेचैन पैरों के पास, जिन पैरों में चैन नहीं है, घूमते हुए फिर रहे हैं, उनके पास तेजी से घूमती हुई पृथ्वी आती है। काव्य सौंदर्य का ध्यान रखें। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य और बच्चों की उमंग का वर्णन किया है। आगे अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। क्या क्या परिवर्तन कवि ने दिखाया है? जो भादो और सावन महीने में काली घटाएं छाई रहती थी, अब वैसा नहीं है। अब सवेरा हुआ है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, आकाश निर्मल हो चुका है और हल्की हल्की जो धूप है, सूरज जो है, सूरज की चमक सभी को आकर्षित कर रही है। सेकंड क्वेश्चन है, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? विशेषण अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। पतंग की विशेषता है कि वो सबसे हल्की है, रंगीन होती है, सबसे पतला कागज भी होता है और उसके साथ एक पतली कमानी भी लगी होती है, बांस की सबसे पतली कमानी जिसे कहा गया है। पतंग की विशेषताओं के अनुसार ये सभी विशेषण पतंग के लिए सटीक और उपयुक्त हैं, बिल्कुल स्वाभाविक हैं, इसलिए पतंग के लिए इन विशेषणों का प्रयोग कवि ने किया है। आगे है बिंब स्पष्ट करें। ये जो पद्यांश दिया है इसमें से बिंब बताने हैं हमें, जैसे सबसे तेज बौछारे गई, यहाँ पर है गतिशील दृश्य बिंब, सवेरा हुआ दृश्य बिंब है, सवेरा हुआ यहाँ पर जो जिक्र चल रहा है दृश्य बिंब है। यहाँ पर नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ पर श्रव्य बिंब है। घंटी बजाने से अर्थात शरद ऋतु के आगमन से लोगों का जो कोलाहल है, जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दे रही है, ऐसा लगता है कि शरद ऋतु जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाते हुए आ रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम बनाने से यानी कि स्पर्शता से संबंधित, किसी चीज को स्पर्श करने से हमें पता चलता है मुलायम है, कठोर है, यहाँ पर स्पर्श बिंब है। तीन बिंब है यहाँ पे, स्पर्श बिंब है, श्रव्य बिंब है और दृश्य बिंब है, और दृश्य गतिशील बिंब भी है। जन्म से ही, फोर्थ क्वेश्चन, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास कोमल होती है, रुई, बच्चों का शरीर भी कोमल होता है, बच्चे निश्चल होते हैं, कपास का भी कोई रंग नहीं होता, सफेद रंग होता है, निश्चलता का प्रतीक है सफेद रंग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोमलता में, निश्चलता में एक बच्चा कोरे कागज की भांति होता है। इसी प्रकार कपास भी जो है कोरे कागज की भांति है, सफेद रंग की। तो बच्चों के, कपास से बच्चों का जो संबंध है वो बिल्कुल सटीक है, निश्चलता, कोमलता के कारण। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से क्या संबंध बनता है? कवि ने यहाँ पर
बच्चों का जो उत्साहित और रोमांचित शरीर और तल्लीनता के साथ केवल उनका ध्यान अपनी पतंग पर है, उड़ाते बच्चों का जिक्र किया है। ऐसा लगता है कि केवल पतंग नहीं, पतंग के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। बच्चे अपने रंध्रों के सहारे आसमान में अपने आप को उड़ा रहे हैं पतंग के साथ साथ। इस प्रकार पतंग को बच्चे उड़ा रहे हैं, लेकिन उस उड़ान में ऐसा प्रतीत हो रहा है पतंग ही नहीं, बच्चे भी उड़ रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। 2 पद्यांश हैं। अगर वे गिरते छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? जब बच्चे दौड़ते हैं, उस दौड़ने में जो बच्चों की पैरों की आवाज़ है और जो किलकारियाँ कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिशाओं को मृदंग की भांति बजाया जा रहा है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशी में होता है तो उसके साथ उसके शरीर में जो कष्ट है थोड़ा बहुत, वो उस कष्ट को भुला देता है। वैसा ही बच्चा है, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है पतंग उड़ाने में। कोई भी व्यक्ति जो पतंग उड़ा रहा है उसका ध्यान केवल पतंग की तरफ है, पतंग सामने है, तो उसे छत कठोर महसूस नहीं होती। तो इसका आंसर है, अगर हम तल्लीनता के साथ पतंग उड़ा रहे हैं तो छत हमें कठोर महसूस नहीं होगी। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने कैसा महसूस करते हैं? जब व्यक्ति खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लेता है, उनसे निकल जाता है, तो दुनिया की जो चुनौतियां हैं वो उनको छोटा समझने लग जाता है। उन चुनौतियों से डरता नहीं है, क्योंकि वो खतरनाक परिस्थितियां पार कर चुका है, उन परिस्थितियों से निकल चुका है। वो अपने आप को अधिक निडर महसूस करता है। हमने पढ़ी आलोक धनवा जी द्वारा रचित पतंग कविता, जिसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पतंग उड़ाने वाले बच्चों की इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। इस पतंग कविता का प्रसंग, काव्य सौंदर्य और व्याख्या आप अच्छे से पढ़ें, समझें। थैंक यू सो मच।